नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। छठ पर्व पर खलल डाल सकता है मिथिला, उत्तर व उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा तूफान। छठ पूजा के दिन दिल्ली में शराब की दुकानें रहेगी बंद, आम आदमी पार्टी सरकार का फैसला। महज 3 साल बाद बदल जाएगी जामा मस्जिद की सूरत, मुगलों से है नाता, जाने क्या है प्लान। पीएम मोदी ने इजराइल हमास युद्ध में आम नागरिकों के मारे जाने की निंदा की, बोले अब समय आ गया है। अब सुपर डुपर हिट वाली बात नहीं रही, सलमान की टाइगर 3 के खराब प्रदर्शन पर छलका मनोज देसाई का दर्द। अब खबरें विस्तार से। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में यह त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर इस तूफान के कारण खराब होने वाले मौसम से छठ पर्व पर असर पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी से ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार को एक चक्रवाती तूफान में बदल गया और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ इसके बांग्लादेश के तट पर पहुंचने से पहले सुंदरवन से गुजरने के आसार है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसका असर छठ पर्व पर भी पड़ सकता है। पूरे भारत में शुक्रवार से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में यह त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर इस तूफान के कारण खराब होने वाले मौसम से छठ पर्व पर असर पड़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने एक बुलेटिन में जानकारी देते हुए कहा कि चक्रवाती तूफान मिथिली 17 नवंबर की रात या 18 नवंबर की सुबह बांग्लादेश तट को पार कर सकता है। राष्ट्रीय मौसम एजेंसी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना क्षेत्र शुक्रवार सुबह 5:30 पर पारादीप यानी ओडिशा से लगभग 190 किलोमीटर पूर्व दीघा यानी पश्चिम बंगाल से 200 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर खेपुपाड़ा यानी बांग्लादेश से 120 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। IMD के अनुसार इसके उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है और यह 17 नवंबर की रात या 18 नवंबर की सुबह 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ खेपुपाड़ा के करीबी बांग्लादेश तट को पार कर सकता है। इस तूफान को मिथिली नाम मालदीव द्वारा दिया गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से प्रभावित देश बारी बारी से एक क्रम में चक्रवातों के नाम देते हैं। IMD का कहना है कि चक्रवात मिथिला का ओडिशा पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने के आसार न के बराबर है, क्योंकि यह राज्य के तट से 150 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा। हालांकि IMD का ये भी मानना है कि केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जैसे कुछ जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश होने की आशंका है। इस बीच ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त यानी SRC ने चक्रवात के मद्देनजर सभी जिला अधिकारियों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। SRC ने कहा है कि हम किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते हैं और इसलिए व्यवस्था को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि IMD के पूर्वानुमान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर और कोलकाता जैसे तटीय जिलों में शुक्रवार को 24 घंटे की अवधि में 20 से 110 मिलीमीटर बारिश होने की आशंका है। इस मौसम के दौरान दूसरी बार गहरे दबाव का क्षेत्र बना है। पिछला चक्रवात हामून भी बांग्लादेश तट की ओर बढ़ गया था। छठ पूजा के दिन दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेगी। दिल्ली विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है। सरकार का यह आदेश सभी लाइसेंसधारी शराब की दुकानों पर लागू होगा। छठ पूजा के दिन दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेगी। जी हाँ, दिल्ली एक्साइज विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है। 19 नवंबर को शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने इस संबंध में पहले से ही मांग की थी। दिल्ली के एक्साइज ने नोटिस के जरिए बताया कि शराब पॉलिसी की धारा 52 के जरिए 19 नवंबर को ड्राई डे घोषित किया गया है। सरकार का यह आदेश सभी लाइसेंसधारी शराब की दुकानों पर प्रभावी होगा। बता दें कि इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कहा है कि यह समझ के बाहर था कि दिल्ली सरकार ने 19 नवंबर को शराब की दुकानों को बंद नहीं करने का फैसला क्यों नहीं लिया।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी। क्या पूर्वांचल के लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए वोट बैंक की तरह है? अगर सरकार लोगों के धार्मिक भावना और आस्था का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? छठ पूजा के लिए दिल्ली में करीब 900 घाट बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि लोग आस्था के महापर्व पर किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी दिक्कत ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में बिहार और पूर्वांचलियों की बड़ी तादाद की वजह से छठ पूजा सियासी भी हो जाती है। हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार एक तरफ यमुना नदी के साफ सफाई की बात करती है, लेकिन केमिकल युक्त पानी में पूजा करना लोगों की मजबूरी है। लाल किला, कुतुब मीनार, चांदनी चौक की तरह जामा मस्जिद भी दिल्ली की मुख्य पहचान है। चांदनी चौक इलाके के विकास के बाद अब जामा मस्जिद इलाके के विकास पर काम का बीड़ा उठाया गया है। आज से 3 साल बाद जब आप पुरानी दिल्ली देखोगे तो बड़ा बदलाव नजर आएगा। इस इलाके की पहचान लाल किला, चांदनी चौक और जामा मस्जिद है, लेकिन सकरी गलियां, बिजली के तारों का जाल, सकरी गलियां और भीड़ भाड़ भी एक पहचान है। पुरानी दिल्ली के इलाकों को संवारने के लिए शाहजहाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। इसके जरिए जामा मस्जिद के अगल बगल वाले इलाकों की सूरत और सीरत बदलने की जिम्मेदारी है। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे इलाके के विकास के लिए आदेश जारी किया था। 2018 से 19 के दौरान जामा मस्जिद रीडेवलपमेंट का बीड़ा उठाया गया, लेकिन 2020 में आर्किटेक्ट के निधन के बाद योजना पर विराम लग गया। अब एक बार फिर आर्किटेक्ट की नियुक्ति के साथ जामा मस्जिद विकास योजना को रफ्तार मिली है। क्या है प्रोजेक्ट की खासियत? यह पूरा प्रोजेक्ट 12 हेक्टेयर में फैला है। 3 साल में इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत वॉकवे और ट्री प्लांटेशन पर खास जोर है। पार्किंग की दिशा में खास काम, टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर गठित की जाएगी, मल्टीपर्पस एक्टिविटी के लिए प्लाजा, कम्युनिटी यूज के लिए ओपन स्पेस, महिलाओं और पुरुषों के लिए यूटिलिटी का निर्माण, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पोस्ट। इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास होगी। जामा मस्जिद विकास के लिए पुरानी योजना में कुछ नए बदलाव भी होंगे। इसमें शेख कलीमुल्लाह उभरे शाह, जनरल शाह, नवाज खान और मीना बाजार का भी विकास किया जाएगा। बता दें कि चांदनी चौक रीडेवलपमेंट के बारे में 2 साल पहले सोचा गया था, लेकिन पुनर्विकास के बाद भी खराब रखरखाव और प्रबंधन की शिकायत आती रहती है। इसे देखते हुए इसमें भी खास बदलाव पर काम करने की बात कही गई है। जामा मस्जिद की लंबाई और चौड़ाई 65 और 35 मीटर है। इसके आंगन में करीब 100 वर्ग मीटर जगह है। इसमें 2 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई 40 मीटर है। इसके अलावा 4 छोटी मीनारें भी है। मस्जिद में उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा में कुल 3 दरवाजे हैं। इसे बनाने के लिए स्टैंडस्टोन और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद को बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जामा मस्जिद का निर्माण साल 1644 में मुगल बादशाह शाहजहां ने शुरू कराया था। करीब 12 साल की मेहनत के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। यह भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अकबर के बाद शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि उसे बिल्डिंगों के निर्माण की बेहद रुचि थी। वो अक्सर आर्किटेक्ट के साथ बेहतरीन भवनों के निर्माण की चर्चा किया करता था। अगर बात जामा मस्जिद के निर्माण की करें तो लाल किले के बनने के साथ ही उसने मस्जिद को बनाने के बारे में सोचा था। पीएम मोदी ने भारत द्वारा आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया के घटनाक्रम से नई चुनौतियां उभर रही है। इजराइल हमास संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया के घटनाक्रम से नई चुनौतियां उभर रही है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल साउथ के देशों को पूरी दुनिया के व्यापक हित में मिलकर आवाज उठानी चाहिए। पीएम मोदी ने भारत द्वारा आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए यह बात कही। बता दें कि ग्लोबल साउथ का मतलब उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित तथा अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इजराइल पर आतंकवादी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा,
हम हमास और इजराइल के बीच संघर्ष में आम नागरिकों के मारे जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने बातचीत, कूटनीति के साथ साथ संयम पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया के घटनाक्रम से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने विकासशील देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को और चिंताओं पर आवाज उठाने के लिए जनवरी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के पहले संस्करण को मेजबानी की थी। पीएम मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती दुनिया को प्रतिबिंबित करने वाला सर्वश्रेष्ठ मंच है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 100 से अधिक देश हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं समान हैं। उन्होंने शिखर सम्मेलन में 5C परामर्श, संचार, सहयोग, रचनात्मक और क्षमता निर्माण के ढांचे के तहत सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री ने G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मैं उस ऐतिहासिक क्षण को नहीं भूल सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। पीएम मोदी ने G20 के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार G20 देशों के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धन देने पर महत्वपूर्ण गंभीरता दिखाई है। साथ ही G20 में ग्लोबल साउथ के देशों को जलवायु परिवर्तन पर आसान शर्तों पर वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि नई तकनीक से ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। इस दिवाली पर रिलीज हुई सलमान खान की टाइगर 3 की कमाई में मंगलवार से अचानक गिरावट दर्ज होने लगी है और 5वें दिन फिल्म ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। हालांकि ऐसा होने के पीछे एक और वजह है और वो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच। अब मुंबई के एक थिएटर मालिक टाइगर 3 के कलेक्शन से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। स्पाई फिल्म की 5वीं फिल्म टाइगर 3 को लेकर सिनेमाघरों में ठीक दिवाली के दिन पहुंचे सलमान खान। हालांकि दिवाली जैसे त्योहार के बावजूद इस फिल्म ने पहले दिन 44.5 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। हालांकि इसने सबसे अधिक कलेक्शन अगले दिन यानी सोमवार को किया, जो 59.25 करोड़ थी। अब धीरे धीरे इस फिल्म की कमाई काफी नीचे आ गई है और 5वें दिन महज 18 करोड़ के करीब ही ये कमा पाई है। टाइगर 3 के इस कमजोर कलेक्शन से सिनेमाघरों के मालिक जरूर हैरान हैं। मुंबई के एक थिएटर मालिक मनोज देसाई भी सलमान की इस फिल्म के कलेक्शन से काफी दुखी है। सलमान खान की इस हालिया फिल्म को लेकर थिएटर मालिक मनोज देसाई ने पहले ही सप्ताह में टाइगर 3 की घटती कमाई को लेकर कुछ बातें कही है। मराठा मंदिर सिनेमाघर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई ने टाइगर 3 के सिनेमाघरों में चल रही इस फिल्म के खराब प्रदर्शन को लेकर निराशा व्यक्त की है। मनोज कहते दिख रहे हैं कि बहुत उम्मीद लगा के रखी थी, लेकिन जब पिक्चर फुल नहीं गई तो मैं बहुत अपसेट हुआ। सुपर डुपर हिट वाली बात नहीं रही। उन्होंने कहा कि रॉ एजेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की रक्षा करे, ये हजम नहीं हुआ। देसाई ने फिल्म की स्टोरी लाइन की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि फिल्म में एक रॉ एजेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की रक्षा करता है तो ये कभी भी इंडियन दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड कप से पाकिस्तान टीम बाहर हो गई थी तो लोग 4 बजे सुबह तक सड़कों पर डांस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग वॉर के ऋतिक रोशन की कैमियो एंट्री से पहले ही हॉल से भाग रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सलमान और कैटरीना की जोड़ी अच्छी लग रही है और पठान के शाहरुख खान की एंट्री भी तालियां बटोरने वाली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीजें कहाँ गड़बड़ हो गई है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।